नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया। दोस्तों, यह अन्योन्य क्रिया से मतलब है मानव और पर्यावरण के बीच में जो क्रियाएं की जाती हैं, यानी जितने भी संबंध हैं उनके बारे में। और उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण प्रदेश। दोस्तों, उष्णकटिबंधीय 0 डिग्री अक्षांश से जो 23.5 डिग्री वाला अक्षांश वाला क्षेत्र है, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध में हो चाहे दक्षिणी गोलार्ध में हो, वो क्षेत्र। इसके अलावा दोस्तों उपोष्ण प्रदेश है। उपोष्ण प्रदेश में आप 23.5 डिग्री से लेकर 30 डिग्री वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में से ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अपने दोस्त जितने भी व्हाट्सएप चलाते हैं उनको ग्रुपों में भेजें और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाएं, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को इसका लाभ मिल सके। दोस्तों, हम एनसीईआरटी की पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं। एनसीईआरटी की पुस्तकें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। दोस्तों, रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्य जीवन फोटोग्राफर थे और बहुत यात्रा करते थे। ये दोस्तों एक बच्ची है, आज अपने चाचा से बात कर रही है, जो फोटोग्राफर थे, वन्य जीव बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र से ही रेणुका की रुचि वन्य जीवन और वनों में थी, और जब उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल और वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। ये दोस्तों विश्व के विभिन्न भागों के निवासी किस प्रकार चित्र दे रखा है। अंग्रेज है ये देखो, ये इंडियन है, ये अलग अलग नस्लों के लोग हैं। फोटोग्राफर है ये, इसके चाचा विश्व के विभिन्न भागों के। ये देखो अलग देश के हैं, ये जापानी सी लग रहे हैं, ये अलग देश के, ये अफ्रीका जैसे लग रहे हैं, ये भारतीय लग रहे हैं। ये दोस्तों हम अलग अलग देश में जाते हैं तो अलग अलग प्रजाति के मानव मिलते हैं। अब आगे देखते हैं। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। इनमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से और कुछ गर्म वर्षा वाले वनों से। वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका ने कहा। वे देखने में भले ही अलग हो, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा और मकान जैसे जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही है, श्रीकांत चाचा ने कहा। उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, फिर समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं और घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं और जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना और वनों से सामग्री एकत्र करना सीख जाते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में सीखेंगे। ये दोस्तों अध्याय 8 है और 9 और 10 आगे हैं। अमेजन बेसिन में जीवन। अमेजन बेसिन के विषय में जानने के लिए पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। दोस्तों, जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और मकर रेखा है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसके मध्य है उष्णकटिबंधीय प्रदेश। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं, और अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। दोस्तों, अमेजन नदी है जो भूमध्य रेखीय प्रदेश से होकर बहती है। और ध्यान दें कि हम पश्चिम में पर्वतों से निकलकर
पूर्व में, एक मिनट दोस्तों चालू रखना, कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो दोस्तों नदी का मुहाना किसे कहते हैं? जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे मुहाना कहते हैं। जहाँ नदी मिलेगी दूसरी नदी से। अमेजन नदी में बहुत सारी, चालू रखना दोस्तों, अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियाँ मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि अमेजन बेसिन का निर्माण कैसे होता है। अमेजन नदी मिलकर और सहायक नदियों से मिलाकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है। और ये नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, पेरू के कुछ भागों, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया तथा वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। तो दोस्तों ये नदी कहाँ कहाँ अपवाहित होती है आपको ध्यान रखना है। ये नदी बेसिन है ब्राज़ील के भागों में अमेजन नदी, पेरू के कुछ भागों में, बोलीविया में, इक्वाडोर में, कोलंबिया में और वेनेजुएला के छोटे भागों से अपवाहित होती है। क्या आप इस बेसिन में स्थित उस देशों का नाम बता सकते हैं जिनसे भूमध्य रेखा गुजरती है? वो अभी हम मानचित्र में देखेंगे। जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच, हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उस पर आक्रमण किया और इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूहों की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ये दोस्तों बहुत ही रोचक है। अमेजन नाम कैसे पड़ा? क्योंकि जब स्पेन के लोग विश्व के अलग अलग देशों में खोज के लिए जा रहे थे, चाहे स्पेन हो, पुर्तगाल, इन देशों के नाविक अपनी नौकाओं में बैठकर विश्व भ्रमण कर रहे थे, नए नए क्षेत्र खोज रहे थे, तब वो क्या करते हैं, इस नदी की खोज करते हैं। और तब ये बिल्कुल आदिवासी लोग हेड गियर और घास के स्कर्ट पहने होते हैं। तो ये करते हैं, स्पेन के अन्वेषकों पर आक्रमण कर देते हैं। और इन आक्रमण करने से अन्वेषकों को किसकी याद आ जाती है? प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोन्स नामक महिला योद्धाओं के, उनकी याद आ जाती है। इतना भयंकर आक्रमण होता है अमेजोन्स करते तो इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। ये दोस्तों चित्र दे रखा है दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन का। देखते हैं हम इसको। ये अमेजन बेसिन है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये इक्वाडोर है दोस्तों, ये कोलंबिया है, ये भी 0 डिग्री अक्षांश पे है। वेनेजुएला ऊपर पड़ जाएगा, गुयाना, सूरीनाम, फ्रेंच गुयाना, ये सारे दोस्तों ये जितने सारे देश हैं ये अमेजन बेसिन में स्थित हैं। ये इसके अलावा नीचे ये ब्राज़ील देश आ जाएगा, ये पेरू आ जाएगा। और यहाँ पर नदियाँ दोस्तों छोटी छोटी, ये अर्जेंटीना हो गया, ये पैराग्वे हो गया, चिली हो गया, ये कई सारे देश थे, उरुग्वे हो गया नीचे। अब देखते हैं सहायक नदियाँ किसे कहते हैं। जब छोटी नदियाँ होती हैं जो मुख्य नदी में मिलती है और मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। तो दोस्तों जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है कि मुख्य नदी अपनी सहायक नदियों के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहाकर ले जाती है वह उसका बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है। और अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? अमेजन बेसिन है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन। अगला है दोस्तों जलवायु।
जैसा कि अब आप जानते हैं, अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यह गर्म और नम जलवायु रहती है। और यहाँ का मौसम दिन और रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म और आर्द्र रहता है। दोस्तों, यहाँ जो अमेजन बेसिन का मौसम है, दिन और रात समान रहता है और शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दोस्तों, यहाँ हमेशा बारिश होती है भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में। दिन का तापमान उच्च और आर्द्रता अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। यानी दोस्तों, आर्द्रता बनी रहेगी। अगला है वर्षा वन। ये दोस्तों अमेजन वन है, इतने कंटीली वन होते हैं ये। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं। वर्षा वन किसे कहते हैं? जो ये अमेजन प्रदेश है, अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियाँ तथा शाखाओं से छत सी बन जाती हैं, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नमे बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिसमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो और परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो दोस्तों, परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड होता है वर्षा वनों में और ब्रोमीलाइड ये होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है और टूकन, गुंजन पक्षी, रंजीन पक्षी ये पक्षी होते हैं और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न हैं, वो दोस्तों यहाँ पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर होता है वर्षा वनों में, स्लॉथ होता है, चिंटी खाने वाली टैपिर यहाँ पाई जाती है और सांप और सरीसृप की विभिन्न प्रजातियाँ भी इन वनों में पाई जाती है। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा और बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियाँ हैं। तो दोस्तों, यहाँ मगर पाया जाएगा, सांप भी मिलेगा, अजगर मिलेगा और एनाकोंडा मिलेगा और बोया मिलेगा। कुछ ऐसी प्रजातियाँ मिलेगी यहाँ। और इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिगनिया, ये दोस्तों ये पिरान्या, मांस खाने वाली पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियों की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन नदी में मिलती है। ये दोस्तों पिरान्या भी एक तरह की मछली है और ये मांस खाती है। इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। ये दोस्तों ये टैपिर नाम का ऐसा जंतु मिलता है, चिंटी खाता है वर्षा वनों में। ये है कुछ टीवी चैनल विश्व के वन्य जीव पर वृत्तचित्र प्रसारित करते हैं और उन्हें देखें और अपनी जानकारी अपने सहपाठियों को बताइए। अगला देखते हैं दोस्तों, ये ब्रोमीलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करता है। दोस्तों, कौन सा पौधा है? ब्रोमीलाइड अपनी पत्तियों में वर्षा जल संग्रहित करेगा। मेंढक जैसे प्राणी इस जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। दोस्तों, मेंढक के लिए उपयोगी है। ब्रोमीलाइड एक तरह का पौधा है, यह भी वर्षा वनों में मिलता है। ऑर्किड और ब्रोमीलाइड, ये दोस्तों एक टूकन पक्षी है, यह भी वर्षा वनों में मिलता है। देखिए ये रहा टूकन पक्षी। और ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पौधे हैं, ये अमेजन पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, वर्षा वन के निवासी। यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। ये लोग फसल उगाते हैं और यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं और नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। ये दोस्तों हम वर्षा वनों के बारे में पढ़ रहे हैं।
एक मिनट चालू रखना आप। दोस्तों यहाँ आगे थे हम। ये मुख्यतः टेपियोका, अनानास, शकरकंद उगाते हैं। तो दोस्तों जो यहाँ के निवासी होते हैं टेपियोका उगाते हैं, अनानास उगाते हैं और शकरकंद उगाते हैं, क्योंकि मछली या शिकार करना अनिश्चित होता है और ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। वे कर्तन और दहन कृषि प्रणाली का प्रयोग करते हैं। ये दोस्तों कर्तन और दहन प्रणाली कौन सी हुई है, यानी ये करते हैं जो वन होते हैं उनको काट देते हैं और फिर वहाँ कृषि करते हैं। अगले साल फिर नए वन काटेंगे, फिर वहाँ कृषि करेंगे और उसी प्रकार ये उनका कर्म चलता रहता है। इसका मुख्य आहार मैनीयोक है। ये दोस्तों मैनीयोक खाते हैं, ये जो वर्षा वन के निवासी हैं, और जिसे कसावा भी कहते हैं, और ये आलू की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होता है। वे चींटियों की रानी और अंडकोश भी खाते हैं। कॉफ़ी, मक्का और कोको जैसी नकदी फसल भी यहाँ उगाई जाती हैं। और वर्षा वन दोस्तों यहाँ की फसलें हैं, आपको ध्यान रखना है, कॉफ़ी, मक्का और कोको, और इनका मैनीयोक ध्यान रखना है जिसे कसावा कहते हैं। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं और कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर की घरों में रहते हैं, और जबकि कुछ लोग मल्लोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। कुछ लोग दोस्तों मल्लोका में रहते हैं और कुछ लोग मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, और जिनकी छत तेज़ ढलान वाली होती है मल्लोका की। क्या आप जानते हैं कर्तन और दहन पद्धति में किसान पहले वृक्षों और झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं, फिर उनको जलाया जाता है और जिसे पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं, और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है। और ज़मीन के इस टुकड़ों के बार बार प्रयोग से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है और इसीलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है, और इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेत में छोटे छोटे वृक्ष उगाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ बन जाती है। तब लोग इस भूमि के टुकड़े को पुनः जोत सकते हैं। ये दोस्तों कर्तन और दहन प्रणाली है। अगला देखते हैं। अमेज़न बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है और पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग ही एकमात्र उपाय था, और 1970 ईस्वी में ट्रांस अमेज़न महामार्ग बनने से, ये दोस्तों ट्रांस अमेज़न महामार्ग बना है। यहाँ से बढ़ने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुँचना भी संभव हो गया है, और अनेक स्थानों पर पहुँचने के लिए हवाई जहाज़ों और हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है, और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ की मूल आबादी को इस क्षेत्र से बाहर निकालकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, और वहाँ जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते थे। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं, और ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग, एक मिनट दोस्तों चालू रखना आप। तो दोस्तों बार बार ये मिस्टेक हो जाती है। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षा वन धीरे धीरे लुप्त हो रहे हैं। ऐसा अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेज़न बेसिन के वर्षा वन का बड़ा भाग लुप्त होता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षा वन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है और वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और सघन वन बंजर भूमि में बदल जाते हैं। ये दोस्तों चित्र दे रखा है वनों का क्रमिक विनाश। पहले ऐसे होते थे वर्षा वन बड़े क्षेत्रों में, फिर अपर्दन हुआ, इतने बचे, उसके बाद और अपर्दन होगा दोस्तों तो और कम बचेंगे,
इस तरह वर्षा वनों का विनाश होता है। और नेक्स्ट देखते हम गंगा ब्रह्मपुत्र में जीवन। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों में किस प्रकार जो नदी बेसिन है किस प्रकार का जीवन है। गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। और यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो दोस्तों ये सवाल पूछा जा सकता है कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है वो कहाँ स्थित है। तो ये दोस्तों बेसिन है उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी ये दोस्तों यहाँ की नदियाँ हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियाँ और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों इससे अपवाहित होती हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना ये नदियाँ अपवाहित होती हैं। घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के नाम ढूंढें। ये आपको देखने हैं। ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का एक चित्र दे रखा है। कितनी बड़ी विशाल नदी है। ये नाव अंदर घूम रही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत और हिमालय के गिरिपाद और सुंदरबन डेल्टा। ये दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का एक चित्र दे रखा है। इसको हम थोड़ा देखते हैं। ये गंगा नदी है, हिमालय से निकलती है और ये सहायक नदियाँ ये चंबल, सोन वगैरह नदियाँ यहाँ से मिलती है। इसमें पूरा गंगा बेसिन है दोस्तों ये। और ब्रह्मपुत्र बेसिन या ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश मानसरोवर से निकलेगी, फिर ऐसे घूमती हुई यहाँ आएगी और बंगाल की खाड़ी मिलेगी। ये जो सहायक नदियाँ हैं ये सुबनसिरी, लोहांग ऐसे नाम इनके अटपटे, इनको मिला के ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा बेसिन मिलके ये दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का क्षेत्र है। तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। आओ कुछ करके सीखें। ब्रह्मपुत्र नदी को विभिन्न स्थानों पर विभिन्न नामों से जाना जाता है। इस नदी के अन्य नामों का पता लगाइए। तो ये आपको करना है दोस्तों। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। दोस्तों हमने चाप झील के बारे में पढ़ा था कि चाप झील किसे कहते हैं। ये कहाँ मिलेगी दोस्तों? मैदानी क्षेत्र में। मैदानी क्षेत्र में कैसे मिलती चाप झीलें? जैसे नदी बह रही है, जैसे यहाँ बह रही है तो ये पानी यहाँ से ले जाती है तो ये झील बन गई। फिर नदी अपना रास्ता चेंज करेगी तो ये झील बनी रह जाएगी। इसे चाप झील कहते हैं। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है और मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो भारत में दोस्तों वर्षा कब होती है? मध्य जून से लेकर मध्य सितंबर के मध्य। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी और शीत ऋतु में ठंड होती है। भारत का मानचित्र देखिए और उस राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो दोस्तों हमने देखा था गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में है ये। और बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थला करती है और जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त है। दोस्तों मानव प्रवास हमेशा मैदानी क्षेत्रों में होता है। अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। दोस्तों यहाँ का मुख्य व्यवसाय कृषि है और धान यहाँ की मुख्य फसल है। धान को चावल भी कहते हैं। चावल मुख्य रूप से उगाया जाता है यहाँ, चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है और ये उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा हो। ये देखते हैं जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। दोस्तों 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, जैसे 1 वर्ग किलोमीटर 1 किलोमीटर यहाँ, 1 यहाँ,
ये 1 वर्ग किलोमीटर होता है ये। इस क्षेत्र में जितने लोग रहते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहेंगे। कितने लोग रहते हैं, उदाहरण के लिए उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व 189 है, जबकि पश्चिमी बंगाल का 1029 और बिहार का है 1102। तो दोस्तों अलग अलग देशों का अलग अलग जनसंख्या घनत्व है। उत्तराखंड का कम है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है 189 और पश्चिमी बंगाल का 1029 और बिहार का है 1102। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। और ये यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना और बाजरा हैं। दोस्तों ये फसलें हैं गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा। ये फसलें गंगा ब्रह्मपुत्र वाले क्षेत्र में उगाई जाती हैं और गन्ना और जूट जैसी नकदी फसलें भी उगाई जाती है और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी देखे जाते हैं। दोस्तों कुछ क्षेत्रों में केले भी उगाए जाते हैं, इनके बागान। पश्चिम बंगाल और असम में चाय के बागान मिलते हैं। चाय के बागान कहाँ मिलेंगे, बंगाल और आसाम में। दोस्तों आपको ध्यान रखना है, बंगाल का सिलीगुड़ी क्षेत्र प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग अपने अच्छी किस्म की चाय के लिए, और आसाम में चाय उगती ही है, ये जग जाहिर है। बिहार और असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों और पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, साखू, पीपल। दोस्तों ये गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में ये वृक्ष उगते हैं, सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, यह कौन सी वनस्पति होती है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने जोरमट पाए जाते हैं। तो दोस्तों बांस भी मिलते हैं, घने बांस के घने जोरमट। और डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में ठंडी जलवायु। तो दोस्तों उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया और अरुणाचल प्रदेश, यहाँ क्या ठंडी जलवायु और तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार, फर जैसे शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यहाँ दोस्तों उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश पहाड़ी इलाके हैं, इसलिए ठंडी जलवायु होती है और तेज़ ढाल है जहाँ पहाड़ नीचे उतरता है, नीचे धरातल है, गिरिपथ बोलते हैं, वहाँ चीड़ मिलेगा आपको, देवदार मिलेगा, फर मिलेगा। ये सारे शंकुधारी पेड़ मिलेंगे जो कांटे नुमा होते हैं, तीखे तीखे पेड़ होते हैं। क्रियाकलाप देखते हैं। जूट, बांस, शिल्प से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं और उन स्थानों का पता लगाएं जहां इनका निर्माण हुआ था। ये दोस्तों धान की खेती पानी के अंदर से होती है, देखो इतना पानी होता है। आसाम में चाय बागान, इस तरह दोस्तों चाय बागान होते हैं। ये चाय की पत्तियां श्रमिक तोड़ रहे हैं। ये सबसे पहले अंग्रेजों ने लगाए थे दोस्तों चाय के बागान। बेसिन में विविध प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरण और बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। तो दोस्तों यहाँ हाथी, बाघ, हिरण, बंदर ये जीव मिलते हैं और एक सींग वाला गैंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ एक सींग वाला गैंडा भी पाया जाता है। कहाँ मिलेगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों में मिलेगा, यानी आसाम वाले क्षेत्रों में। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल पाए जाते हैं। तो दोस्तों जहाँ डेल्टा बनता है, डेल्टा कहाँ बनेगा, जहाँ नदी समुद्र में मिलती है वहाँ डेल्टा बनता है। तो बंगाल टाइगर यानी ज़्यादातर नदियाँ दोस्तों ये बंगाल क्षेत्र है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो या बांग्लादेश हो। पहले बंगाल ही था ये पूरा। बंगाल टाइगर, मगर और घड़ियाल यहाँ मिलेंगे। और नदी के साफ जल, झील और बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव मिलते हैं। रोहू, कतला और हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियाँ हैं। तो आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी प्रजातियाँ हैं। रोहू हो गई, कतला हो गई और हिल्सा,
कि दोस्तों मछलियों की प्रजातियां भी यहाँ मिलती हैं और मछली और चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तभी तो दोस्तों बंगाल और बिहार साइड के लोग मछली और चावल खाते हैं। क्या आप जानते हैं वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। तो दोस्तों वेदिकाओं का निर्माण क्यों होता है? वेदिकाओं का निर्माण जितने भी खड़े ढलान होते हैं उन पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। और ढलान को इसलिए हटाया जाता है। दोस्तों ढलान क्यों हटेगा? कि जल का प्रवाह तीव्रता से नहीं हो। ये वेदिकाएँ बनाई जाती है, दीवार बनाते हैं वेदिकाओं का मतलब है ये जितने भी खड़े ढलान हैं समतल सतह बनाकर खेती करते हैं दोस्तों वेदिकाओं पर। ये दोस्तों वेदिकाएँ बनी हुई है, ये तीव्र ढलान है तो यहाँ इस तरह दीवारें बना दी, समतल हो गई, यहाँ खेती कर ली, फिर नीचे ये वेदिका और बना दी, इसे वेदिका कहते हैं। मगर दोस्तों ये मगरमच्छ ये जो ब्रह्मपुत्र नदी में पाया जाता है बंगाल वाले क्षेत्र में, एक सींग वाला गैंडा ये भी ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में विशेष रूप से आसाम के काजीरंगा अभयारण्य में मिलता है। अगला देखते हैं दोस्तों, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के अलवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का मीठा पानी है, अलवण जल मीठे पानी को कहते हैं, जिससे स्थानीय भाषा में सुसु कहते हैं। सुसु या अंधी डॉल्फिन कहते हैं, एक ही चीज़, डॉल्फिन कह दो, सुसु कह दो या अंधी डॉल्फिन कह दो, ये पाई जाती है। और सुसु की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये दोस्तों डॉल्फिन है, ये शुद्ध पानी में ही रहती है। रसायन का अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक और शहरी गंदगी इन प्रजातियों को नष्ट कर रहे हैं। अगला देख रहे हैं झील जीविका का साधन। ये दोस्तों साफ झील है, ये मछुआरे मछली पकड़ते हैं और इसके अलावा जो पर्यटन के लिए भी झील बहुत उपयोगी होती है, नौकायन के लिए भी। विनोद एक मछुआरा है जो बिहार के मतवाला मोन गांव में रहता है और आज वह एक आसन व्यक्ति है। मछलियों की विविध प्रजातियों को पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंदर, किशोर, राजीव और अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ कर, तो मौन और चाप झील एक ही, उनको साफ किया है और झील में उगने वाली स्थानीय खरपतवार ये वेलिनेरिया और हाइड्रिला इन मछलियों का भोजन बनते हैं। दोस्तों ये वेलिनेरिया और हाइड्रिला इन मछलियों का भोजन कहाँ बनेगा? इन चाप झील को साफ करेंगे तो भोजन मिलेगा। नीचे जो जमा होता है काई वगैरह, झील के आसपास की भूमि उपजाऊ है और वह इस ज़मीन पर धान, मक्का और दलहन जैसी फसलें बोता है। खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं। ये दोस्तों अंधी डॉल्फिन होती है जिसे सुसु और डॉल्फिन कहते हैं। नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए काफ़ी मछलियाँ हैं जिन्हें पकड़कर वो पास के शहरों में भी बेचते हैं। यह समुदाय प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है। दोस्तों ये क्या करता है? मछुआरा समुदाय है, प्रकृति के साथ समरसता बनाकर रखता है और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। ये दोस्तों प्रदूषित झील है, कितनी गंदी है देख रहे हो आप। सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने के प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। दोस्तों 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती थी 2014 में स्वच्छ भारत अभियान शुरू हुआ था, ये आपको याद रखना है। गंगा नदी के तट पर स्थित वाराणसी शहर, दोस्तों बनारस ऐसा शहर है, कितना खूबसूरत है। गंगा नदी, गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहर और कस्बे हैं। इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो आपको याद रखना है
इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता, ये सारे शहर गंगा नदी के तट पर हैं। दोस्तों कोलकाता नहीं है इसमें, कोलकाता गलत मिस्टेक प्रिंट हो गया। कोलकाता एक नदी है हुगली। कोलकाता दोस्तों हुगली नदी के किनारे स्थित है और इन शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में हो जाता है और जिससे नदी प्रदूषित होती है। नेक्स्ट देखते हैं। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है और आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग और रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं गंगा नदी के संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया है? तो आपको ध्यान रखना है कौन सा कार्यक्रम है, नमामि गंगे। अगला है दोस्तों पर्यटन इस बेसिन की महत्वपूर्ण क्रिया है और आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद दोस्तों यहाँ का ताजमहल प्रसिद्ध है। ये आगरा में यमुना नदी के किनारे और इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी का संगम कहाँ है? इलाहाबाद में है। आपको ध्यान रखना इलाहाबाद में गंगा और यमुना नदी आपस में मिलेगी। उत्तर प्रदेश और बिहार में बौद्ध स्तूप है। यूपी बिहार में क्या है? बौद्ध स्तूप है। और लखनऊ का इमामबाड़ा, दोस्तों लखनऊ का इमामबाड़ा प्रसिद्ध है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आसाम में काजीरंगा उद्यान प्रसिद्ध है गैंडे के लिए एक सींग वाले और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति कई दर्शनीय स्थल हैं। तो आसाम का काजीरंगा हो गया, मानस हो गया। अरुणाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों? विशिष्ट जनजातीय संस्कृति है। लखनऊ का इमामबाड़ा, बिहार में बौद्ध स्तूप, सांची का हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में दोस्तों। और इलाहाबाद में गंगा और यमुना और सरस्वती नदी दोस्तों तीसरी नदी जिनका संगम होता है। और मानस वन्य प्राणी अभयारण्य में ये दोस्तों बाघ मिले हैं। ये बाघ का चित्र है दोस्तों। इसी के साथ ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है और अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखेंगे। उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है? तो दोस्तों दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो आपको ध्यान रखना कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका। और नेक्स्ट है दोस्तों अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं? तो दोस्तों अमेजन बेसिन के लोग ये कहवा हो गया, मक्का हो गया, अनानास इत्यादि फसलें उपजाते हैं। और अमेजन के वर्षा वन में कौन से पक्षी पाए जाते हैं? अमेजन के वर्षा वन में कूजन, गुंजन, ये दोस्तों इस प्रकार के पक्षी होते हैं। गंगा नदी के तट पर कौन से शहर स्थित हैं? तो दोस्तों गंगा नदी के तट पर आपको ध्यान होगा कानपुर है, वाराणसी है, पटना है, कानपुर, वाराणसी, पटना, हरिद्वार ये दोस्तों शहर हैं जो गंगा नदी के किनारे हैं। और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो दोस्तों एक सींग वाले गैंडे ये तो मुख्य रूप से दोस्तों जो असम का काजीरंगा अभयारण्य है वहाँ मिलेंगे। काजीरंगा अभयारण्य में जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ब्रह्मपुत्र नदी वैसे नहीं मिलेंगे दोस्तों। अगला है टूकन। क्या है टूकन? दोस्तों एक पक्षी है जो अमेजन बेसिन के वर्षा वन है वहाँ मिलेगा। और पेनियोक कहाँ का प्रमुख भोजन है? पेनियोक अमेजन का प्रमुख भोजन है जो वहाँ का एक पौधा होता है पेनियोक। कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है? हुगली नदी है। देवदार और फर किसके प्रकार है?
ये दोस्तों शंकुधारी वृक्ष का प्रकार है। देवदार और फर जो पहाड़ी इलाके हैं हिमालय के, जब उनसे नीचे उतरते हैं पहाड़ी इलाकों से, तब उनके ढलानों पर मिलते हैं शंकुधारी वन। बंगाल टाइगर कहाँ मिलते हैं? और तो डेल्टाई क्षेत्रों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में। और अगला है दोस्तों, निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ों का मिलान करना है। सूती कपड़े कहाँ मिलेंगे? तो दोस्तों सूती कपड़े आपको डालू छत, गंगा के मैदान। दोस्तों सूती कपड़े गंगा के मैदान में मिलेंगे। मलोका क्या है? मलोका देखना आपको। इससे पहले देखते पिरान्या। पिरान्या दोस्तों ये मछली है, पिराना मछली है। मलोका दोस्तों ये डालू छत है। मलोका, डालू छत को मलोका कहते हैं। इसे कसावा भी कहते हैं। और रेशम कीट को क्या कहेंगे हम? रेशम कीट को रेशम कीट पालन कहेंगे। और काजीरंगा कहाँ है? आसाम में है। अगला देखें दोस्तों, कारण बताने। वर्षावन लुप्त हो रहे हैं। तो दोस्तों वर्षावन क्यों लुप्त हो रहे हैं? तो वर्षावन लुप्त होने का मुख्य कारण है कि मकान बनाने के लिए बहुत सारे आवास, बहुत सारी कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, उद्योग धंधे खुल रहे हैं और नई नई परियोजनाएं आई हैं। इस वजह से इन वृक्षों को काटकर ये योजनाएं लागू की गई हैं। इस वजह से वर्षावन लुप्त हो रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में धान की कृषि होती है। दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में अत्यधिक वर्षा होने के कारण यहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। इस वजह से गंगा और ब्रह्मपुत्र मैदान में जो धान की खेती होगी, चावल की खेती। दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।